आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, आने वाले 10, 15, 20 सालों में हिंदुस्तान का इक्विटी मार्केट का क्या भविष्य हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन्फोसिस और विप्रो की केस स्टडी करी थी और हमने देखा कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट में वेल्थ क्रिएट करी इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि उन्होंने तो कर दी, अब क्या आने वाली कंपनियां भी कर पाएंगी? ठीक है, या इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री ने जिस तरह की प्रीवियस वेल्थ क्रिएट करी है, क्या इसी तरह से वो आगे भी वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे? ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेगा। सबसे पहले बात तो ये समझना पड़ेगा कि जैसे आपको मैंने शुरुआत के लेक्चर में बताया था कि सेबी ने मार्केट को कैटेगराइज कर दिया है लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में। तो लार्ज कैप कंपनियां हिंदुस्तान की टॉप 100 कंपनियों को कहते हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 1 लाख करोड़ होती है या उससे ज़्यादा। अभी तो 15-15, 12-12 लाख करोड़ की कंपनियां भी हैं हिंदुस्तान में। रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, ठीक है, एलआईसी, आईटीसी, भारती एयरटेल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं जिनकी कई कई लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो उनको हम लोग कहते हैं जाइंट कैप। जाइंट कैप एक नया कैटेगरी तो नहीं है, मतलब लार्ज कैप की जो टॉप 10-20 कंपनियां हैं उनको जाइंट कैप कहते हैं, 5-5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। तो जो जाइंट कैप कंपनियां हैं ये इनका एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट पे आ गई। एचडीएफसी बैंक हर जगह इसने ब्रांच खोल दी है, जितने अच्छे कस्टमर इनके पास हैं ऑलरेडी। अब क्या है कि इनको नए कस्टमर कौन होंगे? जो कॉर्पोरेट में नए बंदे ज्वाइन करते हैं, उनका सैलरी अकाउंट खुलता है, नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले 5-10 साल से कमा रहे हैं, वो फिर इनके यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। तो ऐसे करके इनका बिजनेस बढ़ता है अब। लेकिन उतनी तेज़ी से बिजनेस अब नहीं बढ़ेगा जितना शुरुआत के 10 साल में बढ़ा होगा। जाइंट कैप के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो आपको 12 से 18% सालाना का रिटर्न कमा के देते हैं। एचडीएफसी ने पिछले 15-20 सालों से, पिछले 10-15 सालों में 18% का रिटर्न बना के दिया है। इधर 1 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। चाइना ने बुरी नज़र डाल दी इसके ऊपर, एचडीएफसी कंपनी का स्टेक खरीद लिया चाइना ने, पता है आपको? तो हाँ, हॉस्टाइल टेक ओवर करता है वो। ऐसा चाइना क्या करता है, दुनिया की जो टॉप कंपनियां होती हैं उसमें वो नज़र रखता है कि कौन कौन बढ़िया कंपनी है किस किस देश में, चुपचाप जाता है उसके शेयर खरीदना शुरू कर देता है। ये तो क्या हुआ कि 1% के ऊपर जहाँ जाता है तो यहाँ पे इंडिया में क्या ट्रांसपेरेंसी के जैसे डिस्क्लोज़र आ जाता है। तो एक डिस्क्लोज़र आया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसने शेयर खरीद लिए 1% के ज़्यादा के। लोगों को होता है कि क्या कर रहा है, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया, उसके ऊपर कंप्लाइंस लगा दी है कि कोई भी कंट्री जिसकी टेरिटरी या बॉर्डर हमारी कंट्री से टच कर रहा होगा वो डायरेक्ट हमारे यहाँ शेयर नहीं खरीद पाएगा। उसको पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन वो शेयर खरीद सकता है। ठीक है, क्योंकि सबके लिए लगा भी नहीं सकते और उनको खाली खतरा किससे है, चाइना से ही खतरा है। ठीक है, अब पाकिस्तान तो खरीदेगा नहीं, ना ही नेपाल खरीदेगा, ना भूटान खरीदेगा, ना लंका खरीदेगा, चाइना से ही खतरा है, चाइना ही कराए। तो उसके लिए उन्होंने उसके लिए एक रूल बना दिया कि जो जिन कंट्रीज़ की बाउंड्री हमारे देश से मिलती है वो हमारे देश में डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते हैं, बट अप्रूवल लेना होगा, प्रायर अप्रूवल लेना होगा। वो अप्रूवल डेफिनेटली अगर चाइना की तरफ से आएगा तो रिजेक्ट होगा। हम चाइना को अपने देश में शेयर खरीदने नहीं देंगे। क्योंकि क्यों नहीं खरीदने देंगे भाई? क्या दिक्कत है? अगर कोई शेयर खरीदता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है सबका फ़ायदा होता है। क्यों मना कर रहे हैं आप? क्या समस्या है? चाइना को क्यों नहीं शेयर खरीदने देना चाहते हैं? कौन आंसर करेगा भाई? अगर शेयर खरीदेगा तो फ़ायदा होगा ना हमारा, डिमांड बढ़ेगी, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, सबकी वेल्थ बढ़ेगी। यस और नो? इंडिया का मार्केट बढ़ेगा। एचडीएफसी पता है 20% गवर्न करता है इंडेक्स को। इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ेगा कि घटेगा, इसमें 20% कॉन्ट्रीब्यूशन एचडीएफसी ग्रुप का है। यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड 18% मिलकर डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो अगर कोई इसमें शेयर खरीदेगा तो ऊपर ही जाएगा मार्केट, तो अच्छा है इंडियन इकॉनमी के लिए। उसने तो 1-2% खरीदा है ना, 98% तो यहाँ पे ही है, 90% तो यहाँ पे ही है अभी। ये है, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है जनरली।
FIIs ज़्यादा करते हैं, ये गवर्नमेंट जब बाइंग करती है। अच्छा एक चीज़ आपको पता है, और SDFC लिमिटेड में सिंगापुर गवर्नमेंट की होल्डिंग है 3.5%। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी पैसे लगा रखे हैं, कई देशों की गवर्नमेंट ने पैसे लगा रखे हैं। और मोहम्मद गद्दाफी का नाम सुना, डिक्टेटर था, मार दिया शायद, उसका बहुत पैसा लगा था। डी कंपनी का बहुत पैसा लगा, दाऊद इब्राहिम का बहुत पैसा लगा इंडियन स्टॉक। इंडिया बुल्स में लोग कहते हैं इंडिया बुल्स में बहुत लगा रखा था उसने शेयर, अब है कि नहीं पता नहीं। तो इस तरह से जो अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती कर दी है, बहुत नियम बना दिए हैं। क्यों नहीं करते हैं अलाउ? क्योंकि हमें ये पता है दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रोथ होगी वो है हिंदुस्तान। हमारे देश में सबसे तेज़ी से ग्रोथ होगी। पूरे दुनिया के बैंक्स, पूरे दुनिया की गवर्नमेंट, पूरे दुनिया के अमीर आदमी यहाँ के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अभी वॉरेन बफेट ने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया था। पेटीएम जैसी छोटी कंपनी उनके लिए बहुत छोटी कंपनी है पेटीएम। और बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है वॉरेन बफेट ने इंडिया की। दुनिया के जितने बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स हैं, टाइगर ग्लोबल, ब्लैक रॉक, मैरिल लिंच, ठीक है, सब इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दबा के करते हैं। और आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट का मोर देन 40% FII गवर्न करते हैं। बहुत बड़ा डिज़ास्टर है इंडिया के लिए। इंडियन इक्विटी मार्केट में FII की होल्डिंग 40% के ऊपर है। और HDFC बैंक, ICICI बैंक और इस तरह के जो बड़े बैंक्स हैं और बड़ी कंपनियां हैं वो टेक्निकली इंडियन कंपनी ही नहीं है। उनको FII ने पूरा खरीद लिया है 50% से ज़्यादा। सोचते रहिए कि इंडियन बैंक है, अब इंडियन बैंक है ही नहीं। यूरोपियन अमेरिकन उसको गवर्न करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके देश में इतना पोटेंशियल नहीं है, उनकी देश की कंपनियों में इतना पोटेंशियल नहीं है जितना कि इंडिया की कंपनियों में पोटेंशियल है। ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ का बहुत तेज़ है। क्यों ऐसा है, उसका क्या रीज़न है? तो बहुत सारे डेवलपिंग हैं और उससे भी नीचे के और हैं, अंडर डेवलप भी हैं, उनकी तो ग्रोथ और तेज़ी से होगी। इंडिया में ही क्या रखा है उनको, क्यों इंडिया में आते हैं? इंडिया में आने का रीज़न ये है कि इंडिया में है सबसे पहला डेमोग्राफिक डिविडेंड। दुनिया की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन, स्किल्ड लोग। आप अमेरिका की कंपनियों को देखिए, ज़्यादातर CEOs आपको, CEO, MD, डायरेक्टर्स सब आपको इंडियन मिलेंगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऐसा लग रहा है इंडियन ही चला रहे हैं। और अब तो इंडिया के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन है, ठीक है, और वो बहुत जल्दी प्रेसिडेंट भी बन जाएंगी, कमला हैरिस। ऐसे करके आपको बहुत सारे देश में मिलेगा कि जहाँ पे पॉलिटिक्स में साउथ अफ्रीका को पूरा इंडियन बिजनेसमैन चला रहे हैं, गुप्ता ब्रदर्स, पता है आपको? गुप्ता ब्रदर्स ने पूरे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को अपनी जेब में रखते हैं। यहीं के हैं इंडिया के। कोल माफिया, प्रेसिडेंट को खरीद रखा है, वहाँ की गवर्नमेंट को खरीद रखा है, जो मर्जी है वो कर रहे हैं। वो साउथ अफ्रीका को खरीद डाला पूरा उन्होंने। लक्ष्मी मित्तल UK, माल्या UK भाग गए, नीरव मोदी UK भाग गए, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। जितने भी बड़े देश हैं वहाँ के जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं से इंडियन हैं या वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में चले जाइए, सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर अमेरिका में आपको सब इंडियन मिलेंगे, मैक्सिमम मोर देन 50%। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में के लिए होता है। गल्फ़ कंट्री से बहुत पैसा आता है इंडिया में। हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ से बहुत पैसा आता है। यूरोप, अमेरिका से बहुत पैसा आता है। रेमिटेंस से बहुत ज़्यादा फॉरेक्स आता है इंडिया में। ये सारे इंडियंस बाहर काम करते हैं और देश में पैसा भेजते हैं। एक तो ये हो गया पॉइंट। फिर और मैं आपको बात करता हूँ, दुनिया के जो बड़े देश हैं, जापान, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, ये सारे के सारे के जो एवरेज एज है बहुत ऊपर हो रही है। चाइना की भी एवरेज एज काफ़ी ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब इनके पास प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है तो इनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। और इंडिया के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं। हमारा एवरेज एज बहुत कम है, अभी 25 के आसपास होगा। इंडिया के पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। बहुत बड़ी बात है ये। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, बट वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इंडिया का एडवांटेज क्या है? इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिक्टेटरशिप में या फिर जैसे वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे तेज़ी से काम हो सकता है। जैसे कि चाइना ने तेज़ी से ग्रोथ कर ली, रशिया ने तेज़ी से ग्रोथ करी थी जब वहाँ पे स्टालिन थे,
मुसोलिनी जब इटली में थे, डिक्टेटर थे, तो उन्होंने तेज़ी से ग्रोथ करी थी, बट डेमोक्रेसी की ग्रोथ स्लो एंड स्टडी होती है, धीमे धीमे होगा लेकिन वो मजबूत होगी। रशिया ने एकदम से ग्रो करा, फॉल कर गया, ठीक है। इटली ने ग्रो करा, बैंकरप्ट हो गया, बहुत खराब हालत हो गई। ग्रीस, अलेक्जेंडर जहाँ का था, पूरी दुनिया को उसने हरा दिया था, बस पहला विश्व विजेता ग्रीस से आया था, ग्रीस बैंकरप्ट हो गया, डेवलप कंट्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एवरेज एज बहुत ज़्यादा है, सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है। जापान बहुत तेज़ी से ग्रो किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड की फर्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, स्ट्रगल कर रहा है अभी भी है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में। परचेजिंग पावर में हम लोग ऊपर आ गए, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में आईएमएफ में वही है अभी भी, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्लस हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं। बच्चे का क्या लेना देना है स्टॉक मार्केट से? बच्चों का ये लेना देना है कि क्योंकि हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या है, बच्चे सबसे ज़्यादा खर्च कराते हैं, और बच्चों पे लोग खर्च करने के लिए सोचते भी नहीं हैं। अपने लिए हम शर्ट खरीदेंगे या शूज़ खरीदेंगे तो बहुत समझ के खरीदेंगे, कौन सी ब्रांड की लेनी है, सस्ता कराना है, महंगा कराना है। बच्चों के लिए जब आदमी खरीदता है तो फ्रूट्स भी खरीदेगा, ड्राई फ्रूट्स भी खरीदेगा, उनका बेबी ड्रिंक भी खरीदेगा, बेबी फूड भी खरीदेगा, कपड़े भी खरीदेगा, वो 2-2 महीने बाद छोटे होते जाएंगे, टॉयज़ खरीदेगा, स्कूल में भर्ती कराएगा, बहुत महंगी महंगी बुक्स आएंगी, फिर उनको हायर स्टडीज़ के लिए पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा पैसे बच्चे खर्च कराते हैं। उनको मोबाइल भी चाहिए, उनको लैपटॉप भी चाहिए, उनको टैबलेट भी चाहिए, उनको घूमने भी जाना है, उनको शाम को फ्रूट्स खाने हैं, मतलब फिर उनको चॉकलेट भी खानी है, उनको पेस्ट्री खानी है, केक खाना है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। पैसे खर्च होने से क्या फ़ायदा है स्टॉक मार्केट को? जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतनी जीडीपी तेज़ी से बढ़ेगी। जापान में बच्चे ही नहीं है तो खर्चा ही नहीं है, लोग शादी नहीं कर रहे। क्यों शादी नहीं कर रहे? उनको भविष्य का भरोसा नहीं है। उनको ये नहीं पता है शादी कर लेंगे, बच्चे होंगे तो उनको हम पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, इसलिए कह रहे भैया सिंगल रह लो, ज़्यादा अच्छा है, और शादी नहीं करते लोग। यूरोप में यही हाल हो रहा है, सिंगापुर में, जापान में लोग, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, शादी कर लो भाई, पैसा देंगे तुम्हें, और बच्चे होंगे उनके भी पैसे देंगे, उनका ख्याल भी हम रखेंगे, ठीक है। लेकिन तब भी लोग नहीं तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या गवर्नमेंट करे नहीं करेगी, क्या होगा पता नहीं, कहीं खर्चा ज़्यादा हो, ये कम पैसे दे, ये भी डाउट है उनको। पैसे देगी गवर्नमेंट ने कहा है तो समझ लीजिए, मतलब शादी करने का इंसेंटिव मिल रहा है, फिर भी नहीं शादी कर रहे हैं उनको सिंगल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मजबूरी है। तो इंडिया के पास ये एडवांटेज है, बच्चे बहुत हैं। इससे क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतने ही ज़्यादा आपका जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी क्या है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन उतना जीडीपी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना कंपनियों को मौका मिलेगा। इंडिया को वर्ल्ड मार्केट क्यों कहते हैं? चाइना ने अपनी मार्केट क्लोज कर रखी है, फेसबुक, गूगल, ये फलाना कंपनी, ढिमाका कंपनी, ऊबर, ये सब यहाँ नहीं घुस पाएंगे, मना कर दिया उन्होंने, हमारे यहाँ नहीं आओगे तुम, बाहर रहो, हम सब अपनी कंपनियों से काम चलाएंगे। इंडिया का ओपन मार्केट है, ठीक है। तो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, लार्जेस्ट मार्केट है। अमेरिका क्यों इंडिया का फेवर करता है? पहले पाकिस्तान का करता था, क्योंकि इसको पता है इसकी कंपनियों को अगर जिंदा रहना है तो इंडिया का मार्केट चाहिए। और इंडिया कहता है कि हम अमेरिका का हेल्प करते हैं और रशिया से पेट्रोल खरीदता है, कहता है कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन वो अमेरिका की कोई बात नहीं मानता है। जहाँ पे इंडिया को वेलफेयर दिखता है वही काम करता है। वर्ल्ड मतलब इस समय इतनी ज़्यादा इंटेंस वॉर की सिचुएशन में इंडिया ने किसी की बात नहीं सुनी, ना ब्रिटेन की, ना अमेरिका की, ना नाटो की, और इंडिया ने लगातार रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू रखा। और अभी समय जो 1% क्रूड ऑयल हमारा रशिया से आता था, थर्ड लार्जेस्ट हो गया है। हम किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई इसको नहीं नाराज करा जा सकता है। मैंने आप लोगों को एक ग्राफ दिखाया था छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और लगेगा समय, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एंशिएंट एज से लेके 1000 AD तक, आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट, इंडिया वर्ल्ड की सुपर पावर था, इकोनॉमिकल सुपर पावर। वर्ल्ड के टोटल जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 50% था। पूरे दुनिया के लोग यहाँ आते थे, सोना चांदी यहाँ पे दे के जाते थे
और यहाँ से स्पाइसेस और कमोडिटीज़ खरीद के ले जाते थे। जब तक अंग्रेज यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे और वहाँ से सोना चांदी भर के लाते थे जहाज़ में, यहाँ पे पैसा देते थे हमें और यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे। इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया का सोना घूम फिर के इंडिया में आता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे दीवानी ले ली, मतलब यहाँ के राजाओं को हराया और रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे और रेवेन्यू में रॉ मटेरियल लेते थे और उसको प्रोसेस करके वापस इंडिया में बेचने लगे, तो वहाँ से हमारा नुकसान शुरू हो गया। तो आप ये मानिए कि 15वीं 16वीं शताब्दी तक, यानी अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और शाहजहाँ के समय तक इंडिया वर्ल्ड की मतलब इकोनॉमिकल सुपर पावर था। अकबर की ट्रेजरी 15वीं शताब्दी में उतनी थी खजाना जितना कि 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया को जीत लिया था तब भी वो अकबर की ट्रेजरी के बराबर नहीं आ पा रहे थे। शाहजहाँ और जहांगीर की ट्रेजरी तो बहुत ज़्यादा थी, शाहजहाँ की ट्रेजरी तो बहुत ज़्यादा थी, जिसने ताजमहल बनवाया था, तो बहुत ही अमीर था, ठीक है। और औरंगजेब का टेरिटरी बहुत बड़ा था। उस समय तक वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 25 से 30% था। उसके बाद से हमारा कंट्रीब्यूशन घटते घटते 1% पे आ गया जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए 1947 में। वापस हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि 2050-60 तक हम लोग अगेन वर्ल्ड की इकोनॉमिकल सुपर पावर हो जाएंगे। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें और नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स हम लोग 6th लार्जेस्ट इकॉनमी हो चुके हैं। हमें जर्मनी को, जापान को, ब्रिटेन को और चाइना और अमेरिका को पीछे करना है। और अब ऊपर अगर पीपीपी में देखें तो सिर्फ हमारे ऊपर है चाइना एंड अमेरिका। हमारी $10 ट्रिलियन की इकॉनमी है, अमेरिका की 20 की है, चाइना की 25 की है, ठीक है। और अगले 5 से 10 सालों में या बहुत ज़्यादा 20, 25, 30 सालों में हम लोग इन सबको रिप्लेस कर देंगे। इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा, चाइना सेकंड पे होगा, अमेरिका थर्ड हो जाएगा। तो फ्यूचर हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की कंपनियां ही ये करेंगी। अब जो वॉर है वो लड़े जाते हैं वेपन से नहीं लड़े जाते, अब वॉर लड़े जाते हैं इकनॉमी से। किसी देश को आपको हराना है, उसको इकोनॉमिकली पैरालाइज कर दीजिए, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दीजिए। अमेरिका क्या कर रहा है रशिया के साथ? उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। अमेरिका को किसी को पनिश करना है, क्या करता है? सैंक्शंस लगा देता है। ईरान को बर्बाद करना था, क्या किया था उसने? क्या किया? उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, बिल्कुल बर्बाद हो गया। इंडिया से मना कर दिया, आप यहाँ से तेल मत खरीदिएगा। अब इंडिया ने भी कहा चलो ठीक है, दूसरी जगह से खरीदेंगे, मजबूरी में, बात मानी थी उस समय। तो इस तरह से अब जो इकोनॉमिकल सुपर पावर होगा वही पावरफुल होगा। वेपन्स मैटर करते हैं, लेकिन इसलिए मैटर करते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए होने चाहिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा वैसी वॉर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप ये आपके मान के चलिए, इसलिए इंडिया में अभी बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। अगले 2-4 मिनट में कंक्लूड करके ख़त्म कर रहा हूँ। 1-2 पॉइंट और आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हमारी इस समय जो कंट्री होती है उसमें एक चीज़ चाहिए होती है, स्टेबल गवर्नमेंट। इंडिया में पिछले मनमोहन सिंह जी के समय की जो गवर्नमेंट थी वो 10 साल चली थी। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पूरे 5 साल पूरे किए थे। उसके बाद जो अगली सरकार है नरेंद्र मोदी की 10 साल से चल रही है। उम्मीद है कि 5 साल अभी और ये करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज होगी। तो अगर 10-10, 15-15 साल एक प्राइम मिनिस्टर को मिलता है तो वो अच्छे से परफॉर्म करता है। पाकिस्तान की फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उसके किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा ही नहीं किया। अदरवाइज उसका रेवेन्यू, उसके पास एडवांटेज इंडिया से ज़्यादा थे। बांग्लादेश कंपैरेटिवली बहुत अच्छा कर रहा है। बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है, वो टेन्योर पूरा कर रहे हैं। तो जब कोई टेन्योर पूरा ही नहीं कर पाएगा, प्रधानमंत्री कुछ काम कर रहा है, जनरल ने आके कैप्चर कर लिया, उसको जेल में डाल दिया, सेना का शासन हो गया, फिर कोई कर रहा है, कोई दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे कैसे होगा? तो स्टेबल गवर्नमेंट बहुत नेसेसरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्टेटरशिप से कभी ग्रोथ नहीं हो सकती है। डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, वो इंडिया के पास है। स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया के पास है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास है। स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया के पास है, ठीक है। हम लोग तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहे हैं इंडिया में। हमारा रुपए, हमारा यूपीआई, हमारा स्पेस प्रोग्राम, अब हम 100 सैटेलाइट्स को, दुनिया के 100 सैटेलाइट्स को एक साथ ऑर्बिट में स्टेबल कर रहे हैं।
ले जाके छोड़ रहे हैं। स्पेस साइंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया, आईटी में वर्ल्ड लीडर है, आने वाला समय आईटी का है। आईटी में पूरा इंडिया, पूरे दुनिया के अमेरिका, यूरोप, किसी को कुछ भी बनवाना होता है इंडियन कंपनी के पास आता है। सारा पैसा पता है आपको, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये पता है अपना 65 to 70% रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप से कमाती हैं, अपने देश से नहीं कमाती हैं। हमारे देश में कौन इनको ऑर्डर देगा? इनका मैक्सिमम रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका से आता है। इसकी वजह से हमारे पास बहुत एडवांटेज है, और अभी अगले 20-25 साल तक, जब तक हम इकोनॉमिकल सुपर पावर नहीं बन जाते, हम इसी पेस से वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकॉनमी की तरह दौड़ेंगे बड़ी देशों में, ठीक है। तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट रहेगा। बीच में थोड़े बहुत टर्बुलेंस आएंगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन गलत हो गया, कोविड हो गया, ठीक है, फिर नोटबंदी हो गई, फिर कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ें गड़बड़ करती हैं। लेकिन स्टिल इंडिया का हिडन पोटेंशियल है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कांग्रेस से, चाहे एनडीए से, चाहे यूपीए से, इंडिया 6-7% से तो ग्रो कर ही सकता है आराम से। ये हिडन पोटेंशियल है इंडिया का। लेफ्ट की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, बस लेफ्ट गड़बड़ कर देगा तो लेफ्ट का कोई बनने का चांस नहीं है, तो यूपीए बनेगा तो एनडीए बनेगा, ठीक है। तो इंडिया की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हर एक फील्ड में हम लोग बहुत बेटर करने वाले हैं, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, फार्मा में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। जर्मनी था, अब फार्मेसी हमारे पास है, आईटी हमारे पास आ गया है। जितनी भी एनिमेशन का काम होता है अमेरिका, यूएसए में, सब यहाँ आउटसोर्स करते हैं। एनिमेशन का काम हम सब कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। अब पता है इंडिया में एक और टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, इसको कहते हैं हेल्थ टूरिज़्म। अमेरिका, यूरोप में आपको किसी बीमारी का इलाज कराना है, उससे बेहतर आप इंडिया आ जाइए, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, उतने पैसे में आप घूम भी लेंगे और पैसे बच भी जाएंगे। इसको कहते हैं हेल्थ टूरिज़्म। तो लोगों को घूमना होता है तो यहाँ पे आते हैं, अपनी सर्जरी कराते हैं, इलाज कराते हैं, घूमते भी हैं, वापस चला जाते हैं। प्लस इंडिया के पास अब इस समय वेपनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो गया है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है, और अभी चाइना अपनी आर्मी रिड्यूस कर रहा है, हमारी फर्स्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी अभी अगले 3-4 साल में हम लोग वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हो जाएंगे, हर चीज़ में नंबर 1। सबसे ज़्यादा इसका पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क हमारे पास है, सबसे ज़्यादा रेल का नेटवर्क हमारे पास है, सबसे ज़्यादा रोड्स हमारे पास हैं। उनको ठीक करने की ज़रूरत है, धीमी बहुत है। तो नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट्स पे था तो मुझे लगा वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द बेहतरीन एयरपोर्ट है। क्यों? क्योंकि हर 2 मिनट में एक फ़्लाइट जा रही है, 2 मिनट में फ़्लाइट्स जा रही हैं, फुल्ली, मतलब हाउसफुल, सब ज़्यादातर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। 60 गेट बने, 60 गेट, हर एक गेट पे एक जहाज उड़ रहा है। अब आप समझिए, तो बहुत तेज़ी से इकॉनमी डेवलप कर रही है। और हमारी ये जो बड़ी कंपनी है, जाइंट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज कैप हो रही है, स्मॉल कैप, मिड कैप बन रही है, और मिड कैप, लार्ज कैप बन रही है। आज से 5 साल पहले मैं जब पढ़ाता था तो मैं कहता था माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ है। अब मैं कहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 15 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया है, टीसीएस 12 लाख 15 लाख करोड़ पे पहुँच गया है। और उस समय आज से 5 साल पहले सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल 3 कंपनियां थी जो 15 लाख करोड़ के ऊपर थी। अब इंडिया की कंपनियां 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही हैं, तो बहुत वेल्थ हो रही है। और इंडिया के बिलियनर्स टॉप 5 में आ गए हैं। इंडिया के बिलियनर्स जो हैं वो टॉप 5 में आ रहे हैं, और तेज़ी से। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न पहले, आज से 5 साल पहले 1-2 थे, अभी 101वीं यूनिकॉर्न हो गई है। कौन सी? ज़ीरोधा। ये सब मतलब तेज़ी से 100 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं हमारे देश में, जो $1 बिलियन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 100 कंपनियां अगर यूनिकॉर्न बनेंगी और तेज़ी से ग्रो करेंगी। मिड कैप कंपनियां 150 कंपनियां हमारे यहाँ हैं, 100 जाइंट कैप कंपनियां हैं हमारे पास, और लगभग 250-300 स्मॉल कैप कंपनियां हैं, और लाखों कंपनियां माइक्रो कैप हैं। तो ये तेज़ी से जब काम करेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप में हम वर्ल्ड के फर्स्ट टॉप 3 में हैं। अमेरिका, इजराइल, इंडिया, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप इंडिया में हो रहे हैं। अब इजराइल, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया हमने। और यही की पॉइंट है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का। जितना ज़्यादा स्टार्टअप हो गया उतना तेज़ी से देश ग्रो करेगा। सबसे तेज़ी से स्टार्टअप इंडिया में हो रहे हैं। हर
पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले मैं बच्चों से जरूर क्वेश्चन पूछता था, बड़े होकर क्या बनोगे? तो कोई कहता क्रिकेटर बनेंगे, कोई कहता फिल्म स्टार बनेंगे, कोई कहता था IAS बनेंगे, कोई कहता PCS बनेंगे। ठीक है, अभी मैंने एक सर्वे कराया था, मोर देन 50% स्टूडेंट्स कह रहे थे मैं स्टार्टअप करूँगा। मैंने कहा बस अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अगले 25-30 साल में आप देखेंगे इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट चेंज हो गया है। जितने भी टॉप क्लास स्कूल्स हैं बढ़िया क्रीमी लेयर वाले, उसमें 50% बच्चे कह रहे हैं मुझे स्टार्टअप करना है। नौकरी करने वाले लोग से देश नहीं चलता है, हमें स्टार्टअप चाहिए, और वो हो गया है, अब बच्चों के दिमाग में आ गया है। 10-12 क्लास के बच्चे अगर सोच रहे हैं कि उनको बड़े होकर नौकरी नहीं करनी, स्टार्टअप करना है, तो मतलब अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल निर्भीक होके इक्विटी में इन्वेस्ट करें, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और एक डेटा के साथ मैं क्लोज कर रहा हूँ आज का लेक्चर। पिछले 100 सालों में हमने 2000 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाया था। अगले 15 सालों में हमने $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बना दिया। यानी कि पिछले 100 सालों में हमने जितनी ग्रोथ करी थी, अगले 15-20 सालों में उसने 200% की ग्रोथ कर दी। और 2022 चल रहा है, 25-26 तक हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे। यानी कि पिछले 100-150 सालों में जितनी वेल्थ क्रिएट हुई है वो अगले 4-5 सालों में होने वाली है। आपकी 5 जनरेशन ने मिलकर उतनी वेल्थ नहीं क्रिएट करी होगी जितनी सिर्फ एक जनरेशन अगले 5 साल में कर देगी। ये हिडन पोटेंशियल है इंडिया का, और हम लोग के साथ बेहतरीन समय ये है कि हम लोग इस समय इसको इनकैश करने के लिए खड़े हुए हैं। आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप आने वाले फ्यूचर को कैश कर सकते हैं इंडिया के। ये आपके पापा के पास या आपके दादाजी के पास ये नहीं थी, ये हमारे पास वो मौका है कि हम अगले 10-15 सालों में मिरेकल कर सकते हैं। लेकिन जो लापरवाही करेगा, जो स्किल डेवलपमेंट नहीं करेगा, उसके लिए ख़राब डेटा ये है कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री होने जा रहे हैं अगले 2-3 सालों के अंदर, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ठीक है, पहले पॉपुलेशन एक डिज़ास्टर था, अभी लेकिन हमारे लिए पॉपुलेशन एक वरदान है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए वरदान है, हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास भी समय है, इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास भी समय है, और जो लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं वो, इसीलिए दुनिया के सारे बड़े इन्वेस्टरों ने इंडिया के स्टॉक मार्केट को 40-50% तक खरीद रखा है। यहाँ के लोगों को हवा ही नहीं लग रही है, क्योंकि 80-90% लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है इंडिया में। ठीक है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे भी करके किसी ना किसी माध्यम से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, मैं चाहता हूँ कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट बना दूँ, क्योंकि उससे देश को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।